14 फरवरी के दिन से बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत होगी और आज का क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में ऐसा जबरदस्त और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपको वैसे पता भी है कि हमें अंतिम समय और अंतिम घड़ी के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में जो आपको हम पढ़ाते हैं बताते हैं वह सीधे आपके परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि आपको इस क्लास में एक ही क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट की रिवीजन, फाइनल रिवीजन क्लास आपकी चलाई जा रही है, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत का ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन मिलेगा जो आपको हर हाल में उसे याद करके रखना ही होगा। यह आप सभी का चौथा क्लास है। इसके पहले हमने आपको 3 क्लास पढ़ा दिया है, उसका पीडीएफ हमने दे दिया है। अगर आपको पीडीएफ भी नहीं मिला है और वह क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे पसंदीदा चैनल आपका है अंतिम समय के लिए, क्योंकि लाखों छात्र अंतिम समय में हमारे इस चैनल से पढ़ के अब बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेकर के आते हैं। और आपको हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं होता है कि हम आपको जो पढ़ाते हैं बताते हैं वह सच में आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप हमें जांच कीजिए, पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और चेक कीजिए कि क्या हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है या नहीं आता है। आप देखिएगा कि मेरा द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन बिल्कुल आपके परीक्षा में सीधे पूछ दिए जाते हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके लिए जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आए, जो भी क्लास लेके आए, वो आपके लिए अद्भुत है। फटाफट से शेयर कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि आपको बार बार ये बोलते रहते हैं कि आप आवारा है, आप बिना मतलब का घूमते रहते हैं, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही समय वो घड़ी है कि आपको कुछ कर दिखाना है, आपको दिखा देना है, यह साबित कर देना है कि हम बिहार के लाल हैं और जब भी हो कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे कुछ अपने आप में सन की होते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार में ये क्लास को शेयर होना चाहिए, जल्दी से शेयर कर दो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि 14 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के गणित विषय से आपकी परीक्षा की शुरुआत होगी। और सबसे ज्यादा आप डरते हैं कि सर गणित विषय में क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अरे हम हैं ना आपके साथ, जब हम हैं आपके साथ तो डरना नहीं है। आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। अगर पहले से इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, खाली है, फटाफट से आप कमेंट करते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं कि कौन मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति जो होगी वह क्या होगी। और यह प्रश्न 2021 में पूछ दिया गया था। समझिए कि यह प्रश्न आपके लिए अद्भुत है। इसका जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे शेर, तो आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है। काम बस यूं करना है कि आपको डी का मान निकालना है। तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, b² - 4ac। क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। पहले d निकालिएगा, तो d बराबर है b²। यहां से b का वैल्यू क्या है, कहेगा सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 गुणे a का मान क्या होगा सर 4 होगा, लिख देते हैं 4 गुणे c का मान क्या होगा सर 1 होगा, हम लिख देते हैं 1। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 होता है, माइनस 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा सर 16 होगा। फिर 1 से गुणा करेंगे 16 में तो 16 ही होगा, यानी हो जाएगा हम सभी का 16। अब 16 में से 16 जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया इसका मतलब हो गया बाबू d का वैल्यू 0 आ गया। तो ये जल्दी से मेरे शेर बता दो कि जब d का वैल्यू 0 होता है तो उसका मूल क्या होता है, तो कहेंगे सर वास्तविक और बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा कि आप बताइए
कि मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो सबसे पहले डी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डी निकालिएगा, और डी निकाल करके जांच कीजिएगा कि क्या उसके बराबर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर जीरो आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। बस इतने बात को याद करके रखना है। कल क्या होने वाला है यह सोचना छोड़ दो, कल क्या होने वाला है यह सोचना छोड़ दो। इतना मेहनत करो, इतनी जबरदस्त मेहनत करो कि सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दो। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दो मेरे शेर। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डेली 6 बजे आइए और शानदार जबरदस्त तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपके पास कोई काम हो, या हो सकता है आपको कुछ पढ़ना हो कहीं और, तो आपको बाद में भी क्लास लेना ही लेना है। क्लास अपलोड रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिए लाइव क्लास में पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 6 बजे जुड़िए और आप जबरदस्त तैयारी कीजिए। बहुत सारा आपको क्लासेस मिलेगी। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि समीकरण 7x² माइनस का 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया गया था। तो आइए बात करते हैं कि सर इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या निकल के आएगा, यह कैसे बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। करना कुछ यूं है, सबसे पहले कह रहा है कि मूलों का योग, तो मूल का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए। न तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा, हमने आपको एक ट्रिक बताया था। तो सर क्या ट्रिक बताया था? हमने ट्रिक ये बताया था कि अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो दूसरा जो स्थान पे अंक होगा उसको लिख देना, यानी कि क्या है? -12 है। बटा में भाग दे देना पहले वाले स्थान, पहले वाले अंक से, यानी कि जो समीकरण में सबसे प्रथम पद जो में होगा उससे। क्या है सर? 7 है। 7 से हमने भाग दे दिया। अगर यह माइनस में होगा तो इसे प्लस कर देना, प्लस में होगा तो माइनस कर देना। आपका अल्फा प्लस बीटा का मान निकल करके चला आएगा। तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा का मान। या फिर आप सूत्र से भी निकालना चाहते हैं तो माइनस बी बट्टे ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है? तो सर -12 है। तो यहां पे लिख दो -12 बट्टे कहता है ए का वैल्यू बाबू 7 है, लिख देंगे 7। उसके बाद से माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 बट्टे हो जाएगा 7। बोलो 12/7 हमने यहां लाया था कि नहीं लाया था? बिल्कुल लाया था। अगर आपको सूत्र भी नहीं पता होगा फिर भी आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़े है ना, टेंशन हो रहा है ना, टेंशन फेंक दो, जल्दी से अपने दिमाग से निकाल करके बाहर कर दो। अब कह रहा है कि सर मूलों का गुणनफल, आइए मूलों का गुणनफल मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया मेरे शेर? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र से निकालना चाहते हो तो सी बट्टे ए होता है। सूत्र नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, उस सूत्र को छोड़ दो। देखो कि इसमें तीसरा वाला पद क्या है? सर 18 है, लिख दो 18 और बट्टा लगा दो और पहले वाले पद से भाग दे दो। कितना है सर? 7 है। 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दो। इसमें चर मान से भाग नहीं देना है, कभी भी अचर वाले से ही भाग देना। क्लियर? अब चलिए, तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। ये सी बट्टे ए कहिए तो चाहे तीसरा पद बट्टे पहला पद कहिए तो बात एक ही है। जिधर से आप कान पकड़े आप कान ही पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो आसान जो लगे वही कीजिएगा। क्लियर बाबू? चलिए ये बात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमने तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए जब आपको ट्रिक बताया उसमें कहा कि माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा और प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा वाला होगा उसी में कीजिएगा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा में नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका सूत्र ही होता है सी बट्टे, इसमें माइनस प्लस को चेंज मत कीजिएगा। क्लियर? इतना हो गया। बिल्कुल, तो इतना मान तो पूछा नहीं है, ये पूछा है कि इसका अनुपात क्या है। अरे सर जब अनुपात आपका पूछा है मेरे बाबू तो करना कुछ यूं है आपको कि पहले आपको मूलों का योग जो निकला है उसे लिख लेना है, उसे लिख लेना है। और कह रहा है मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो भाग दे दो फिर किसको? मूलों का गुणनफल से। तो कितना है? 18/7 लिख दो, 18/7। अब बाबू बताओ कि ये भाग में है तो इसे हम बदलेंगे गुणा में तभी तो सॉल्व होगा। हाँ सर ये तो आप बार बार कहते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो 12/7 को 12/7 रख देते हैं, रख दिए गुणा। अब ये जो 7 है
अब जो भाग में रहता है उसको गुणा में बदलने के लिए नीचे वाला मान ऊपर चला जाता है, ये हम बार बार कहते हैं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। 7 लिख देते हैं ऊपर, 18 को लिख देते हैं नीचे। 7 से 7 अब कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। क्लियर, एकदम सिंपल से हम सब आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 3 6, 3 3 9, कितना हुआ सर? तो 2/3। 2/3 का मतलब 2 अनुपात 3। तो देखो ना 2 अनुपात कहीं 3 है। अरे हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल ही बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर केवल मूलों का योग पूछता तो यहीं पे जवाब हो जाता, मूलों का गुणनफल पूछता तो यहीं पे जवाब हो जाता, लेकिन जब इसका अनुपात पूछेगा तो दोनों को भाग दे देना। क्या करना है? दोनों को भाग दे देना है। यानी कि जब ए तरीका से क्वेश्चन के बनेबा तब बड़ा मजा आई और शानदार जबरदस्त तरीका से रिजल्ट आई और कोनो भी टेंशन लेवे के जरूरत नहीं है। काहे कि हम तहारा साथ बानी, पूरा एग्जाम तक हम आपके साथ रहते हैं और मेरी कोशिश तो आपके लिए हर हमेशा रहती है। ये पीडीएफ और ये नोट्स कहां मिलेगा इसके भी बारे में हम आपको आगे बतलाएंगे। अगले क्वेश्चन की जवाब दीजिए और देखिए कि कितना अद्भुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये चौथा क्लास आपका चल रहा है, चौथा क्लास जिसमें 25-25 क्वेश्चन करके सभी सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन आपको हम करा रहे हैं। फाइनल रिवीजन ही आपके लिए रामबाण है। ये आपको पता भी है कि हम पिछले कई वर्षों से आपकी रामबाण चलाते हैं और वही रामबाण आपके लिए रामबाण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल बताओ। कहने का मतलब है कि अल्फा का मान दे दिया है 1/3, तो कह रहा है कि सर बीटा का मान बताओ। कह रहा क्या? बीटा का वैल्यू क्या होगा जब अल्फा का मान हमने दे दिया है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बाबू, हम सभी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हम सभी का क्या होता है? तो C/A होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। ये सूत्र आपने बताया है तो रट लीजिए और अब भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वह समय जब खत्म हो जाएगा फिर आपको पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एकदम जबरदस्त और धमाल मचा दीजिए। चलिए, ये हम सभी जानते हैं। अब बाबू अल्फा का मान दे दिया है कितना सर? तो 1/3 दे दिया है। अब बीटा का मान तो निकालना है, तो बीटा का मान हम गुणा में रहने देते हैं। इसको आप पॉइंट लगाइए तो भी उसको गुणा ही बोलते हैं, या फिर आपको क्रश कर दीजिए तब भी उसको गुणा ही बोलते हैं। चलिए, हमने यहां पे लिख दिया 1/3 गुणे बीटा बराबर C/A। तो सर C का वैल्यू क्या है बाबू? तो 3 है। हमने यहां पे लिख दिया 3/, यहां पे कह रहा है कि A का वैल्यू नीचे क्या है था सर? 3 ही है। मतलब पहला वाला A का वैल्यू क्या है? 3 है। हमने दिया 3। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज? 1 बचेगा। और ये 1 में बीटा से गुणा हो जाएगा तो बीटा/, क्या हो जाएगा? तो सर 3 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया? 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, लगा दो 1। बीटा में 1 से गुणा करोगे तो सर हो जाएगा बीटा। 3 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा सर 3। तो क्या आंसर निकल के आया? बीटा का मान सर 3 निकल के आया। देखो तो ऑप्शन में कहीं 3 दिख रहा है? आइए चेक करते हैं और देखते हैं कहां 3 है। तो देखो 3 नंबर जो है डी नंबर ऑप्शन में है और इस तरीके से मेरे रसगुल्ले ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्या बोलो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे? नहीं सर, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। पेपर के खोपड़ी में छेद करना है, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। शेयर करो, शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए, पूरे बिहार में फैलना चाहिए फिर, और एकदम धमाल होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्यक क्या होगा? अरे बाबू, जब भी हम शून्यक निकाले खाती बतौले बानी तो करा खाती का कहले बानी? एगो शब्द हम बार बार कहले बानी कि अगर कुछ ना समझ में आवत होखे तो जौन भी समीकरण, जौन भी चीज दिहल गइल बाटे ओकरा के एक बार लिख लीह। तो हम का करतनी, एकरा के एक बार लिख लेतनी। यानी कि 4 -
1/2x² हमने लिख लिया। कह रहा है शून्य का ज्ञात कर दो, तो शून्य का ज्ञात करने के लिए उसके बराबर तुम लोग 0 कर देना। क्या करोगे? 0 कर दोगे। जैसे ही 0 करोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आता चले जाएगा कि इस प्रश्न में आपको करना क्या है। क्या करना है अब आप सोच के देखो। तो करना सर यूं है कि ये माइनस में है और ये आपका क्या है, प्लस में है। तो आइए इसको पक्षांतरित कर देते हैं, क्योंकि वो चर में है, एक अचर में है। बिल्कुल पक्षांतरित करते हैं। तो 4 बराबर इसको पक्षांतरित करेंगे, क्या होगा? 1/2x² हो जाएगा। हां सर बिल्कुल हो जाएगा। चलो यहां तक आपने समझ लिया। अब आइए ध्यान से। अब देखो, जब हमने 4 बराबर 1/2x² कर लिया, यानी कि 1 में हमने x² से गुणा करना है, तो या चाहिए तो आप यहां पे x² भी लिख सकते हैं, यहां पे आप लोग जो है x² भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो ये था इसको पक्षांतरित किए थे 1/2x², इसको ऐसे तो ऐसे ही रहने दो। इसको पक्षांतरित बस हम किए हैं, ज्यादा माथा पीछे यहां पे कुछ नहीं किए हैं। जब यहां पे हम कुछ नहीं किए हैं तो ये x² है और ये गुणा है, तो बताओ x² बराबर क्या होगा? तो सर इसके बट्टा में ये चला जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा 1/2 होगा ना? हाँ सर होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अब चलो आगे। जब यहां पे x² बराबर हम लोग का हो गया 4/1/2, यानी कि ये भाग में चला गया। तो बाबू भाग में जब भी कोनो संख्या चल जाला वो करा के हमनी के सल्व करे खातिर गुणा में बदले के पड़ेला। और गुणा में जब हम उसको बदलते हैं, गुणा में जब बदलते हैं हम लोग, तो नीचे वाला मान ऊपर करते हैं। तो ये 4 है तो 4 हमने लिखा, 4 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख देते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझे? ये आपका है 1/2। क्या है? 1/2। तो 1/2 को 2 जब गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। हाँ सर क्यों नहीं, तो ऊपर कर दिए 2 और नीचे कर दिए हमने 1। हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। x² बराबर, अब बताओ, देखने से ही पता चल रहा हमको करना क्या है। तो करना यूं है कि 4 में 2 से गुणा करना है, 1 में 1 से गुणा करना है। 4 में 2 से गुणा करोगे कितना होगा? सर 8 आएगा आंसर, बिल्कुल। और नीचे 1 में 1 से करोगे तो सर 1 ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि जब आप लोग 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 ही बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। यानी कि x² बराबर 8 आ गया, इसलिए हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू होगा क्यों सर? क्या सर होगा? तो यहां पे x का वैल्यू जब स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ा दो 8 में। अब बताओ रूट को बाहर करो, 8 को बाहर करो रूट से। तो सर 8 को बाहर कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान दो, 8 को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो बोलो? लिख सकते हो 2 × 2 × 2। बिल्कुल सर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो आप सभी जानते हैं कि 2 संख्या में से रूट में से 1 संख्या बाहर हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि x बराबर हो जाएगा 2 निकल जाएगा बाहर और 1 2 जो है रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। अब आपको हमने बताया था, क्या बताया था सर? कि रूट में जो मान होता है वह प्लस माइनस दोनों में होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू निकलेगा क्या? +-2√2। 2√2। देखो ऑप्शन क्या है, +-2√2 या फिर 2√2, जो भी कहिए। ये आपका हो गया जवाब, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से मेरे शेर सही जवाब होगा। हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की, तब तो धमाल मचेगा ना। ये फाइनल रिवीजन क्लास है, अगर क्लास को छोड़ के गए आपको समझो कि आपको पछताना पड़ेगा। ये चौथा क्लास है, इसके पहले हमने 3 क्लास आपको पढ़ा दिया है। वह 3 क्लास नहीं देखे हैं, जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दबाओ लिंक और उस क्लास को भी आप देख डालिए। पहले इस क्लास को देखिए, फिर उस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, उनके साथ साझा कीजिए। और जहां भी डाउट लगता है ना, उसे आप लोग क्लियर करने का कोशिश कीजिए। जहां पे भी समझ में नहीं आता वहां कमेंट करो, अपने दोस्तों से पूछो, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको पता नहीं है आपको दोस्त को पता होगा, या जो आपके दोस्त को पता नहीं होगा वो आपको पता होगा। तो दोनों में जब आप लोग डिस्कस कीजिएगा तो एक बहुत बढ़िया निचोड़ निकल
निकल के आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा दही को मथा जाता है उतना ही जबरदस्त घी निकलता है। तो आप लोग क्वेश्चन को मथिए, आप लोग बुक को एकदम निचोड़ डालिए और तब देखिए उसमें से कितना बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा आपके परीक्षा में। बस यही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका जवाब दे दो। देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे शानदार, जबरदस्त और शानदार तरीके से। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? केवल बहुपद बताना है कि इसमें से कौन है जो द्विघात बहुपद होगा, बस आपको यही बताना है। तो द्विघात बहुपद, सबसे पहले तो ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तब तो हमको पता चलेगा ना कि हाँ द्विघात बहुपद ये है। अगर हमको पता नहीं चले, अगर हमको ये बात नहीं पता चले कि मिठाई खाने से हमको स्वाद में मीठा लगता है, तब तक कैसे पता चलेगा कि हम लोग को मिठाई है या फिर खट्टा चीज है। हमको इस बात की जानकारी होगी ना कि मिठाई खाने से, यानी कि मीठा चीज खाने से हमको मुंह में मीठा लगता है, तो तभी तो हम जांच कर सकते हैं ना कि ये मीठा है कि तीखा है। तो आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बाबू बहुपद उसे कहते हैं जो x² प्लस bx प्लस c के रूप का हो। क्या हो? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो। जब इस रूप का कोई भी मान दिया गया होगा वही आपका बहुपद होगा। और यह ए बी सी जो है आपका वास्तविक संख्या है, वह परिमेय अपरिमेय कुछ हो सकता है, यानी कि वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसमें से देखो कि x² प्लस bx प्लस c के रूप का कौन है। कहेगा कि सर हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हम कहेंगे गौर से देखो, ध्यान से देखो कि इसका सही जवाब क्या होगा। 5वें नंबर का बिल्कुल बाबू कहेगा कि सर आप ही बताइए, सर हम थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं और काफी बच्चे तो जवाब भी दे रहे हैं। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी पे गौर करो, ऑप्शन नंबर सर डी पे गौर करो। तो डी कह रहा है x² प्लस, भले ही x² ये बाद में है, उससे मतलब थोड़ी ना है, ये भले ही बाद में है लेकिन है तो x² के पद में ना, हमको तो वही लाना है ना x² के पद में, और साथ ही bx लाना है, यानी कि x वाला मान होना चाहिए। b कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और c का वैल्यू अचर मान होना चाहिए। तो देखो तो इसमें तो हम लोग को x² पद मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। देखो जांच कैसे करना, एगो नंबर छप जाएगा। अगर इससे समझ लिए, अगर इसे समझ लिए, एक नंबर 100% के डीएलएस वाले सर बोल रहे थे, मंटू सर बोल रहे थे कि एगो नंबर तो छप गया। 100 गो नंबर के पेपर में एगो नंबर घटा दो, बस इतना समझ लो, गारंटी है पूछेगा। लिख लो कि पूछेगा यह क्वेश्चन, भले ही इसमें ऑप्शन दूसरा कोई इसमें देगा, तो 3-4 क्वेश्चन हम कराएंगे इस टाइप का भी, और उस देखोगे एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमको तो क्या मिल गया, ax² का पद वाला चीज हमें मिल गया है। चलो ये इतना बात तो क्लियर हो गया। चलो अब ये बात हमको bx भी रूल लागू होना चाहिए। तो सर bx वाला कहां है? कहेगा सर दिखाई नहीं दे रहा है और आप बोल रहे हैं कि यही सही होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल, कैसे सर? तो देखो जब x² वाला पद हम लोग को आ चुका है तो हो सकता है कि b के स्थान पे 0 होगा और b के स्थान पे 0 होगा और x के स्थान पे x होगा, तो 0 में x से गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा 0, इसलिए यहां से हट गया है, इसलिए उसे हटा दिया गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन को भूलिया जाता है आपको, बिल्कुल आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि आप फंसे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। यह काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर, 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ये भी वाला पद हमें इसमें तो मिल ही गया, इसमें मिल ही गया। हो सकता है 0 आया है तो उसको गायब कर दिया गया है। बाद में कह रहे कि सर प्लस में c होना चाहिए, c का मान यानी कि कोई अचर मान होना चाहिए। देखो अचर मान है कि नहीं है? कहेंगे हाँ सर √2/3 अचर मान तो है ही। तो कहिएगा जब इतना रूल लागू हो गया, जब इतना बात पता चल गया, जब आपको पहले हमने बताया कि जब आपको पता ये बात की रहेगी कि मीठा खाने से मीठा लगता है आपको, तब तो आप पहचानिएगा ना कि मिठाई क्या है, मतलब वो मीठा चीज है, खट्टा चीज है। तो जब आपने जाना है कि ये सारा का सारा रूल इसमें लागू हो रहा है, तो ये सर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सभी का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब सर कहिएगा कि सर ऊपर वाला भी बता दीजिए कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बता दीजिए ना, क्योंकि आपने तो कह दिया कि ये हो सकता है, तो हो सकता है इसमें भी कोई मान 0 होगा और वो भी हम कह देंगे कि सर 0 हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। अब उसको समझाते। पहला ऑप्शन देखो, क्या इसमें कहीं आपको x² दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
चलो उसको हटाओ, वो मान 0 हो सकता है, सब जो हम 0 मान लेते हैं कि 0 हो सकता है एक्स स्क्वायर वाला। मान लो कि एक्स स्क्वायर में 0 से गुणा किया गया होगा तो 0 आ गया होगा, तो उसका मान भगा दिया गया होगा कि भग जाओ तुम, खत्म हो जाओ। चलो यहां तक हमने माना भाई, माना, चलो हटाओ उसको। चलो तो यहां पे देखो, यहां पे रूट में x है। बताओ कि जब हम यहां पे लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कभी हम मान रूट में लिखे थे? रूट में लिखे थे ना सर, रूट में नहीं लिखे थे। और बट्टा में कहां लिखे थे? नहीं था। तो बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए, तब भी रूल लागू होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो ये इसको काट दो, अब ये खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। क्लियर हो गया? इसको देखो समझा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो दूसरे में कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर है, क्या है मेरे बाबू? एक्स स्क्वायर है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है यार, नीचे कमेंट करो ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको वाकई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करो कि कैसा आपको वीडियोस लग रहा है, क्या आपको इसी तरीके के क्लास चाहिए, और इसी तरीके का क्लास चलता भी है। चलो तो हमने देखा बी नंबर ऑप्शन में कि सर एक्स स्क्वायर पद है, यानी कि पहला पद तो मिल गया। तो सर दूसरा पद भी चेक करते हैं। तो देखो फिर यहां पे रूट का एक्स है यार, रूट का एक्स है, वो बटा में है, जब इसको करोगे ऊपर भेजोगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ये घातांक इसका खत्म, ये माइनस में होगा, फिर इसको भी काट दो। अगला देखो, फिर यहां पे देखोगे तो एक्स वाला पद तो मिल ही रहा है, एक्स स्क्वायर वाला, और यहां पे देखो अचर पद भी मिल रहा है। लेकिन बताओ यहां पे रूट का एक्स है, कहीं इसमें रूल में रूट का एक्स है? तो जब नियम में रूट का एक्स नहीं है तो कैसे ये तीनों ऑप्शन सही होता? इसलिए तीनों ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से क्वेश्चन ये बन रहा है, किस तरीके से बना है। हमको इतना बोलने की जरूरत बस इतना ही थी कि आप समझ जाएं। अगर बिहार बोर्ड इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन डाल देता है तो फिर भी आप न हटे, आप डटे रहें, क्योंकि डरना नहीं लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, और ये 100% पूछेगा, 100% पूछेगा कि बहुपद पहचानिए कि बहुपद कौन है। तो बहुपद का बस एक रूल याद करके रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगला देखो, अगले का जवाब दो कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। हमको भी मन करता है खाली ए का बी का सी, डी का ए, मतलब ऐसा करके हम आपको छोड़ दें, लेकिन नहीं, जब आप समझे रहिएगा ना तो किसी को समझाने में भी आपको यह फायदा होगा। क्योंकि पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि आप किसी और को ज्ञान दें, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और आप जब ज्ञान इस तरीके से लेंगे तो परीक्षा में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सब चीज को आप कंफर्म कर देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। फिर वही बात कह रहा है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए। तो आओ सर देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है सर? 4 ऑप्शन है। बताओ कि इसमें से कौन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। बताओ सर कौन होगा? देखो 4 ऑप्शन दिख रहा है, सभी चीज बटा में दिख रहा है। यहां पे देखो इसको भी, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर ही देखो, कह रहा है कि 4x स्क्वायर -1/4, -1/4। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर वाला पद मिल गया। हाँ सर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो सर बी वाला पद जो हम लोग को है कहाँ है? वो गायब हो गया है, यानी कि 0 गुण x हो सकता है, यानी कि 0, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया है, तो वो भी हम लोग को मिल गया, ये मान लो, ठीक ना सर। सी वाला मान कोई अचर मान होना चाहिए। देखो अचर मान दिया है -1/4। ये माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना है, आपको ये बात रखना है ध्यान में। हमने रूल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, उससे कोई बाध्य नहीं है। यानी कि ऑप्शन आपका ए होगा, ये सही जवाब होगा। हो सकता है कि किसी बच्चों को इस चीज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप में कठिन चैप्टर है। ये अपने आप में थोड़ी सी कठिन चैप्टर है, लेकिन कठिन को हमने आसान बता दिया है, और इतने आसान तरीके से हमने आपको बताया, और एक ही आधार पे 3-4 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं लगातार, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ सर बिल्कुल हमको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो हमको 101% गारंटी है कि हमारा जो जवाब होगा वह इस तरीके से हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। फिर बात वही है, आप रिवीजन कीजिए, छपेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन जो इसमें से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है?
तो सर ध्यान दोगे यहाँ पे 2x² होगा बाबू, गलती से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको सुधार लेना आप लोग। अब देखो ध्यान से, ये बट्टा वाला है, ये होगा नहीं सर, ये x² इधर है और इधर है x इंटू एक्स प्लस 3, तो x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा x², इधर जब x² है तो इधर x² से कट जाएगा, तो x² पद में गायब हो जाएगा, तो पद गायब हो जाएगा तो फिर वो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2x² माइनस का 7x बराबर 0। देखो यही रूल लागू कर रहा है, यही ऑप्शन रूल में लागू हो रहा है कि x² तो x² वाला पद मिल गया, कहता है bx, तो bx वाला बाबू पद क्या है, हो सकता है 0 गुण x होगा, आपको भूलियाया जाएगा, इसमें से गायब कर दिया गया है, वो नहीं, यहाँ पे है बाबू, है माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे b वाला है, यानी कि ax² प्लस bx, देखो bx भी है, और चर मान हो सकता है यहाँ पे 0 हो सकता है, इसलिए ये क्या है, ये रूल को आपको लागू कर रहा है, ax² प्लस bx को लागू कर रहा है, जब ये नियम को पूरी तरीके से ये कंफर्म कर रहा है, इसलिए जवाब कैसा हो जाएगा सर, C नंबर हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलो शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो जल्दी से, और सबको बता दो कि अद्भुत क्लास चल रही है। अब वो समय, वह घड़ी आ चुकी है आपको वह सारे क्वेश्चन बता देने की, वह सारी चीजें बता देने की जो आपके परीक्षा में छपा जाता है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने, ताकि हम जानते हैं आप लोग क्यों आपको ऐसा बता रहे हैं, लगातार ये उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, या 101% गारंटी है, बस इतना बस पहचानने के लिए आता है कि बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जब तक ये थोड़ा सा हमने बोला कि थोड़ी सी ये कठिन है पहचानना, क्योंकि इसमें कुछ ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो जब तक हम 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं बता दें तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी कि आप सच में सीख गए हैं। तो आपको सीखना है। कह रहा है द्विघात समीकरण कौन है। अब आप मेरे शेर बता सकते हो यहां से कि यहां से द्विघात समीकरण क्या होगा। फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने ऑप्शन में कभी कुछ और दिया, फिर इसमें कुछ और आ गया, सर इसमें क्या होगा, अब खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम कहेंगे कि गौर करो मेरे बातों को गौर करो। हमने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से उठाओ, जांच करो कि क्या ऑप्शन नंबर ए में वह बात लागू होता है या नहीं होता है। आइए जांच करते हैं। हम लोग को जांच ये करना है कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप को जांच करना है। मस्त लग रहा है क्लास, तो सभी बच्चे लाइक करो। क्लास जबरदस्त लग रहा है तो लाइक करके हमें बताओ कि सर जबरदस्त क्लास लग रही है, और एक बार कमेंट कर दो कि सबसे शानदार और जबरदस्त क्लास है, पूरे बिहार में फैला दो। एक बार सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस नियम को लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको रूल लागू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कर रहा है 2 इंटू एक्स माइनस का 3। तो जब तक इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक यह बात को पता नहीं चलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 1 के होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर। जब a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाई तो हमने के जानता नहीं सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का होला, तो a² प्लस 2ab आप प्लस होता है हम सभी का b², यही होता है ना। हाँ सर यही होता है। चलो इस रूल पे हम बैठाते हैं। तो x² प्लस 2ab, तो 2 गुणे a में x से गुणे 1 कर देंगे तो हो जाएगा 2x, आप प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर कितना, 2 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, और माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखो ध्यान से, अब ये x² है तो x² रहने दो, 2x है तो 2x रहने दो, प्लस 1 है तो 1 रहने दो। इस सबको पक्षांतरित कर लो। क्या कर लो, सबको पक्षांतरित कर लो। तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर सर 0 हो गया। क्या हो गया 0। अब देखो यहां से सर 2x से 2x खत्म, 6 गो एगो 7 गो, यानी बचा क्या है x² प्लस 7। तो बताओ कि क्या यह बात इसमें लागू हो रहा है,
हाँ सर बिल्कुल लागू हो रहा है। कैसे? तो एक्स स्क्वायर पद तो मिल ही गया, यह यहाँ पे बी एक्स वाला पद में यह 0 था, यह खत्म कर दिए हमने, तो यहाँ पे वो भी पद मिल गया। और अचर मान कह रहा था, अचर मान 7 है ही, ये भी तो आइए गया। यानी कि ये सभी नियम संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस तरीके से आपको परीक्षा के खोपड़ी में छेद करना है और पूरे बिहार में धमाल मचाना है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत तो उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। अगला नंबर प्रश्न देखो, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और फिर वही बात आपको पहचाननी है, यानी मात्र एक और क्वेश्चन पढ़ लो, एक और पढ़ लोगे ताकि आपका कंफर्म हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आइए जांच करते, जल्दी कमेंट करो कि इसमें से किसका जवाब सही होगा। एक और क्वेश्चन पहचान लो, उसके बाद से फिर हम अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। सर कैसे होगा, इसके भी बारे में जानना जरूरी है। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, जानना जरूरी है। तो हम लोग को कौन सा नियम लागू हो जाना चाहिए? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर आ जाएगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पे कहा क्या रहा है, एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3। क्लियर है? अब चलो, अब हम सभी यहां देख रहे हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे यह टूटेगा, यानी कि यह बनेगा। आइए बैठाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है? तो सर a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस होता है b स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ सर बिल्कुल सर यही होता है। आइए इस पे बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का वैल्यू x गुणे क्या हो जाएगा, b का बदले कितना है 2, अब प्लस में होता है b स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस 1 है तो 1 बराबर 2x माइनस 3, इसको रहने दो। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 2 में x से गुणा कीजिए कितना होगा, माइनस का 2x, माइनस 2 में फिर 2 से गुणा कीजिए कितना होगा, माइनस का 4x, लिख दो माइनस का 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 1, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 1 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। चलो बराबर 2x माइनस का 3। अब चलो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो माइनस 4x प्लस 5 तो प्लस 5। अब इधर बराबर के वो उस साइड है तो हम बराबर के इस साइड भेज लेते हैं, भेजेंगे तो ये माइनस में चला आएगा, 2 ये आपका पक्षांतित होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस 3 है तो इधर आएगा प्लस 3 हो जाएगा, बराबर सर 0 हो जाएगा बिल्कुल। अब चलो, अब ध्यान से इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर का यहां पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखो यहां से माइनस 4x और माइनस 2x, इतना है x तो माइनस का 6x, और यहां पे 5 गो 3 गो तो सर 8 गो बराबर 0। अब बताओ कि क्या यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का लागू हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल लागू हो रहा है। यहां पे माइनस है, माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, हमने आपको यही बताया था। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे कुछ की नहीं समझे? बिल्कुल समझे। तो इस तरीके से आपका एगो नंबर तो आपके परीक्षा में कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन से, और 100% आप छाप लीजिए कि मंटू सर बोल रहे थे कि एगो नंबर आप एगो प्रश्न आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि आएगा। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए और पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बड़ा ही अद्भुत क्वेश्चन है, सब कोई जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। सर प्रश्न क्या है कि सब कोई जानते हैं? पढ़िए ना, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं है 0 के मूल अगर ए और बी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अरे बाबू ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ दिले बाटे। का चीज? तो अल्फा प्लस बीटा के बस रूल ही पूछ दिहल बाटे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र पूछा है, सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए। क्या होता है? माइनस बी बट्टे, बताओ ना यहां से माइनस बी बट्टे कहां पे है? तो सर ऑप्शन नंबर तो ए नंबर भी दिख रहा है। अरे तो लगा दो गोला ऑप्शन ए पे, लगा दो ताला ऑप्शन ए पे, और आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अद्भुत प्रश्न 2021 में क्वेश्चन को पूछ दिया गया था आपकी परीक्षा में। तो बिहार बोर्ड ने जब यह क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पे आपकी भी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न है कि समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? बाबू मूल के गुणनफल
अल्फा प्लस बीटा मूल होला और कहता अल्फा इंटू बीटा के मान का होखी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होला सी बट्टा ए, यानी कि तीसरा पद बता पहला पद, यानी कि तीसरा पद बाटे 1 और 1 बट्टे पहला पद को चीज 4, यानी 1/4। 1/4 कहां पे ऑप्शन बाटे, तो सर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इतने लॉलीपॉप तरीके से आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम जबरदस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पे मेरे शेर, और प्रश्न कुछ यूं कह रहा है, प्रश्न कि यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक के समान हो तो k का मान बताओ क्या होगा। मूल आपस में बराबर है, यानी क्या चीज, तो कह रहा है कि d बराबर 0 है, d बराबर कौन चीज बाटे, 0 बा, तो हमनी के सब केहू जानते हैं कि d के एगो फॉर्मूला होला b² - का 4ac बराबर का 0। ये फॉर्मूला जानते हैं, हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। b² एकर मतलब हो गई ये में से b कौन बाटे, तो कहेगा सर x का गुणांक b होता है, x में कौन चीज से गुणा कल गई बाटे, तो 6k से गुणा हुआ है, तो हो जाएगा 6k का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू कितना बाटे 9 गुणे c के वैल्यू कितना बा 4, ठीक ना, बिल्कुल। अब चलो, अब यहां से इसको सॉल्व करो, तो 6k² कह रहा है, तो 6k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 6 का 36 और k² का k², यानी हो जाएगा यहां से 36k² माइनस, अब देखो 9 चौके 36 और 36 चौका कितना होता है, गुणा कर लो, 36 में 4 से गुणा करो, 6 चौके 24 के 4 2 और 4 3 12 और 12 2 हो गया 14, कितना होता है 14, 144। 6 चौका 24 के 4 2 बचा, 4 3 12 12 2 14, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, 144 हो गया। हम लिख देते हैं 144 बराबर हो गया हम सभी का 0। कहो सर, हाँ सर 0, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से कि जब 36k² माइनस का 144 बराबर 0 है, तो 144 को पक्षांतरित कर दो, यानी कि 36k² बराबर जब उस तरफ भेजोगे तो हो जाएगा 144, क्या होगा, तो सर 144 हो जाएगा, क्लियर। तो जब 36k² बराबर 144 हो गया, क्या हो गया 144 हो गया, तो इसलिए हम सभी का k² बराबर क्या होगा, तो 144 बट्टे 36 होगा, यही होगा ना, 36 होगा। और 36 चौके आपने अभी देखा कि सर कितना होता है, 144 होता है, इसका मतलब ये कट जाएगा, 36 चौके 144 यानी 4, यानी कि k² बराबर जब 4 निकल गया, तो इसलिए हम सभी का k बराबर क्या होगा, ये वाला स्क्वायर उस पे रूट चला जाएगा, तो ये स्क्वायर इसमें से खत्म होगा, यानी कि रूट का 4 हो जाएगा, और रूट 4 को बाहर कर लो, रूट 4 को बाहर करोगे तो k बराबर हो जाएगा +-2, क्या होगा +-2, यानी k का जो वैल्यू है वो +-2 हो जाएगा, और प्लस जब 2 होगा तो ऑप्शन देखो कहां है, तो सर ऑप्शन नंबर सी में है कि एगो 2 आएगा, एगो माइनस का 2 आएगा। इतना तो आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस आप उस ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो मजा आ रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि काश यह क्लास हमें पहले मिल गया होता, काश इस चैनल से हम पहले जुड़ गए होते तो फिर पछताना ना पड़ता, लेकिन कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी से भी आ गए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जितना भी क्लास नहीं देखे अभी समय है, अभी फटाफट से देख डालिए, जल्दी से देख डालिए और जबरदस्त तैयारी कर डालिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बाबू ये 2021 में क्वेश्चन पूछल गई बटे कि कौन इनमें से द्विघात समीकरण नहीं है। ई बात करे हमनी के एकरा पहले तो हमनी के जननी है कि कौन द्विघात समीकरण होला, यानी कि कौन सा द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें जानेंगे कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत ही बढ़िया, तो आपको इसमें बताना है। देखो आइए चेक करते हैं, तो हमको ध्यान से अगर इसको देखेंगे, देखो तुम लोग भी देखो और हम भी देख रहे हैं कि सर इसका जवाब क्या होगा। तो देखो अगर हम देखते हैं तो इसमें सबका आंसर हमको लग रहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी की देखो, सी देखो, सी में क्या कह रहा है हम लोग को आपका द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c होता है, यही होता है, हाँ सर यही होता है। तो देखो ये रूल इसमें लागू नहीं होगा, क्यों, देखो ध्यान से कह रहा है कि यहाँ पे √2x + 3 का स्क्वायर और +2x² और +6 क्या कहा है,
तो इसको हम लोग एक बार तोड़ के चेक करते हैं। आइए, कह रहा है कि √2x, इसको एक बार सॉल्व करके हम लोग जांच ही कर लेते हैं, क्योंकि जांच कर लेंगे ऐसे तो देखने से पता चल ही रहा है, लेकिन एक बार हम अगर इसे जांच कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब चलिए, कह रहा है कि √2x x स्क्वायर प्लस 2x √2x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। बिल्कुल सर, टूटेगा। चलो तो तोड़ो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का होता है b स्क्वायर। तो यहां पे √2 का स्क्वायर करो, √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि यहां पे हो जाएगा हम सभी का क्या चीज, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पे 2ab। अब देखो 2 गुणे √2 गुणे x होगा 2ab, p का वैल्यू कितना है सर 3 है। अब देखो 3 दूनी 6 √2x, यानी कि 6√3x ये होगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर होता है, तो यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर 9 बराबर है 2x स्क्वायर प्लस का 6। अब देखो ध्यान से, कैसे हमने कह दिया था कि ये ऑप्शन नहीं होगा, देखने से ही पता चला था, क्योंकि इधर से 2x स्क्वायर, इधर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इधर बराबर के इस साइड है, बराबर के उस साइड है, जब पक्षांतरित करेंगे तो घट जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा, जब x स्क्वायर वाला ही पद गायब हो गया, तो क्या बताओ ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में हमें आया। अगला प्रश्न तो अद्भुत है अपने आप में, क्योंकि यह 2021 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब देखो, अल्फा के केवल मान दे दिया है 2 और पूछ रहा है कि कौन ऐसा इसमें से यहां से समीकरण है जिसका मान 2 निकल के आएगा। यानी कि हम अगर आपको आसान भाषा में इसके बारे में कह दें तो आप चुटकियों में बना दोगे, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% गारंटी है बाबू कि छपेगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि कौन ऐसा यहां से समीकरण है जिसमें हम x का मान अगर रखे 2 तो वैल्यू हम लोग का उस समीकरण का 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? 0। तो देखो इसमें से 2 कहां रखोगे, किस ऑप्शन में रखोगे ताकि वह मान 0 आ जाएगा। तो देखोगे ध्यान से, तो अगर हमारे देखने से बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की चेक करते हैं, ठीक ना, क्योंकि डी नंबर ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि इसमें अगर हम 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आइए चेक करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का कह रहा है 2x x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 कह रहा है बराबर 0, यही कह रहा है ना। अब यहां पे हम लोग x का वैल्यू 2 रखेंगे जहां जहां x है, जांच करेंगे इसकी। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 गुणे x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 2, x का जगह यहां पे कर देते हैं 2, अब प्लस का यहां पे कर देते हैं हम लोग 6 बराबर का 0। क्लियर हो गया? अब देखो 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 6, ठीक है ना, यही होगा ना। चलो ये 4 दूनी 8 माइनस 14 प्लस का 6। क्लियर? अब देखो 8 गो 6 गो क गो, तो सर 14 गो, क गो 14 गो, 14 और माइनस 14, 14 से 14 कट गया, क गो बच्चा सर 0। देखो 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल सर सही हो जाएगी, इसमें क्या सोचने की बात है, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका यहां पे डी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बिल्कुल बात करते हैं। अद्भुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब देकर दिखाओ कि देखते हैं कि आप में कितना है दम। चलिए ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 50 का विविध बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। विविध कर के मतलब क्या होला? विविध कर के मतलब डी का वैल्यू, तो डी बराबर हमने के सूत्र होला क्या चीज, तो डी बराबर सूत्र होला बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू क्या हो जाएगा ऐसा सर? माइनस का 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना 1 इंटू c का वैल्यू कितना सर 50। क्लियर? अब देखो माइनस 15 के स्क्वायर कीजिए कितना होगा 15 15 हाँ 225,
लिख दो बाबू 225 माइनस 4 गुणे 1 से 4 और 4 में 50 से 5 चौका 20 200 कितना होगा 200। अब बताओ 225 में से 200 घटा दोगे कितना बचेगा सर 25 गो बचेगा। कई गो बची तो 25 गो बची। तो जब 25 गो बची तो 25 गो ही राइट जवाब हो जाई, यानी ऑप्शन नंबर हमनी के ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाई, यानी कि ए नंबर आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल 100% जवाब होगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो फिर वही बात, ये बार बार इसलिए हम रिपीट करा रहे हैं कि आपको कंफर्म हो कि इसमें से द्विघात समीकरण आपको, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, बिल्कुल ये आएगा ही आएगा। तो कहोगे कि सर जब आएगा ही आएगा तो बता दीजिए कौन द्विघात समीकरण इसमें से नहीं है। यही से तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो देखो यहां पे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, फिर यहां है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और यहां पे 8। एक बार चेक करो, ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होगा, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्लियर? एक बार चेक करो जिस तरीके से हमने आपको बताया था। चलो अगला केवल जांचने वाला क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि कौन द्विघात समीकरण है, भाई इसमें से है 17 नंबर क्वेश्चन। फिर इसमें से आपको द्विघात समीकरण पहचाननी है। आइए देखते हैं कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण है। तो देखो यहां से अगर हम जांच करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आ जा रहा है आज तो एकदम, आज क्लास तो एकदम जबरदस्त है। देखो यहां से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं आएगा। ये कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम उसी समय से यही बता रहे हैं, इसलिए हम अब ज्यादा माथापेची नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे। अब 1/x से ये पावर ऊपर चला जाएगा, ये भी आपका एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये माइनस में चला जाएगा, इसको हटाओ। ये देखो यहाँ x है और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x में एक्स स्क्वायर गुणा या एक्स क्यूब हो जाएगा, क्यूब वाला होता नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। तो बचा जब ये केवल डी नंबर, तो आपका 101% गारंटी की यही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3, इसको गुणा करोगे, x को गुणा x प्लस 1 से गुणा करोगे, x प्लस 3 में कैसे गुणा होता है, x में क्या करोगे, x प्लस 3 से एक बार गुणा कर दोगे और फिर 1 प्लस 1 में गुणा कर दो x प्लस 3 से। क्लियर? अब देखो x में x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 में x से गुणा करोगे 3x हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 में x से गुणा करोगे x हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा। क्लियर? अब चलो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 3x तो 3 गो x हो गया, 4 गो x यानी कि 4x प्लस 3 हो गया। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ चुका है। जब ये आ चुका है तो यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये सारा का सारा द्विघात समीकरण पे ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले हमने ये बोले आपको चौथा चैप्टर है और चौथा क्लास भी है, क्योंकि हर एक क्लास में आपको हर एक चैप्टर की हम डिस्कस आपको कराते हैं ताकि आपको चैप्टर वाइज भी क्लियर हो जाए और आपको सारा क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाए। क्लियर हो? ऐसा हम आपको काम करा रहे हैं और ऐसा चीज आपको अद्भुत चीज दे रहे हैं। इसके पहले हमने वास्तविक संख्या, उसके बाद हमने आपको बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण बता दिया है। अभी आप द्विघात समीकरण देख रहे हैं। इसके बाद समानांतर श्रेणी आएगा, त्रिभुज आएगा, त्रिकोणमिति आएगा, है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। उसके बाद से आप लोग वृत्त आएगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आएगा, है ना, रचना आएगा। उसके बाद आपका चैप्टर कौन सा आएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन आएगा। उसके बाद से आपका सांख्यिकी आएगा, आपका परियक्ता आएगा। ये सारे चैप्टर को आपको क्लियर करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारा चैप्टर आपका कंफर्म हो जाएगा। डरना नहीं है बाबू, लड़ना है बस, सारा क्लासेस को आपको देखना है, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहां से बचाना है कि कौन जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। 4 को ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन से यहां पे चूज करना है। तो जिस प्रकार से हम आपको बताए हैं, सारा रूल रेगुलेशन जो हमने लागू किया वही चीज आप भी लागू कीजिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो तो कि कार्य द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखो कि ऑप्शन नंबर सी में ये द्विघात समीकरण है ना सर, ये नहीं है, बट्टा में ऐसे ही दे दिया है 3/x और इधर कर रहा है x प्लस 3/x दे दिया है और इधर एक्स स्क्वायर दे दिया है। इधर सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के रूप में आइबे नहीं करेगा। जब नहीं आएगा तो यार यही जवाब हो जाएगा, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको इसके बारे में कई बार बतला दिया। अब सबसे शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और इस प्रश्न का देखते हैं कि कौन जो रसगुल्ले जवाब दे पाते हैं, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी
आपका होगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल हो तो निम्नलिखित में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर लो, यहाँ पे अल्फा छूट गया है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अब देखो ये क्या किया है, ये जो पहले यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए था तो यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर कर दिया है, यही किया है ना। तो हम सभी अल्फा प्लस बीटा की मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे ही कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में, करता कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी है। इसी चीज को जांच की जाती है, क्योंकि देखिए परीक्षा का मतलब, देखो परीक्षा क्यों लिया जाता है। परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्यादा लिख के आए, परीक्षा का मतलब ये होता है कि आपको परीक्षा यानी कि आपकी जितनी क्षमता है किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को देख करके आप कैसे उसे बता सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे उसे किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसका नाम है परीक्षा। ठीक है ना। तो उसका जब नाम है परीक्षा तो आपको समझाना है और समझ के जवाब देना है। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा पर हम जानते हैं माइनस बी बट्टे ए होता है, यानी कि दूसरा पद बटे पहले पद। अब इसमें पहला पद जो होगा वो ए होगा, दूसरा पद ए और तीसरा पद ए होगा, उल्टा होगा, इधर से चलेंगे। ये नहीं कि पहला ये पद ना, ये एक्स स्क्वायर वाला गुणांक वाला पद हम लोग का पहला होता है। जिसमें एक्स स्क्वायर जुड़ा रहता है वो पहला पद होता है, जिसमें एक्स जुड़ा रहता है वो आम भाषा में कह रहे हैं हम, वो आपका बी होता है, ये बी का वैल्यू होता है, और जो ऐसे होता है उसको सी का वैल्यू होता है। क्लियर। चलो अब चलिए अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू तो यहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस को माइनस बी, अब बट्टे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सर अब ए का वैल्यू यहां से सी होगा, क्या होगा, ए का वैल्यू सी होगा, इसलिए लिखेंगे सी। क्लियर। अब एक और पूछा था अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर रूल होता है सी बट्टे, यानी कि तीसरा पद बट्टे पहला पद। इसमें का तीसरा पद कौन है, ए है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का ए बट्टे ए, यानी कि पहला पद क्या है, सी। तो हम लोग का होगा माइनस बी बट्टे सी और कमा ए बट्टे सी। ऑप्शन में देखो कहा है माइनस बी बट्टे सी, माइनस बी बट्टे सी कमा ए बट्टे सी, ए बट्टे सी ऑप्शन नंबर बी में है। समझे कुछ आप। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। तो आपको बेवकूफ नहीं बनना है और समझना है, जबरदस्त आपको यहां पे उसको जवाब देनी है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। कह रहा है मूल समान है, इसका मतलब हो गया कि डी बराबर 0 है, और डी बराबर जब 0 है तो कह रहा है कि सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, क्या होता है 4ac होता है, बराबर हो गया हम सभी का 0। अब देखो बी स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे ए का स्क्वायर, बी के स्थान पे ए है ना, ध्यान से समझिएगा, बी स्क्वायर पे ए है तो इसका हो जाएगा दूसरा का स्क्वायर, यानी कि दूसरे पद वाला में जो दिया गया ए का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मतलब हो गया पहला पद, पहला पद बी है हमने रख दिया बी, अगुणे सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू सी है, बराबर हो गया हम सभी का 0। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 4 में बी से गुणा कीजिए 4b और 4 में सी से गुणा कीजिए 4bc, यानी कि 4b और c बराबर हो गया हम सभी का 0। जब ए स्क्वायर माइनस का 4bc बराबर हो गया 0 तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का 4bc, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से पूछा है c का वैल्यू, तो c बराबर हो जाएगा हम सभी क्या चीज, ए स्क्वायर बट्टे की 4b, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे की 4b। तो इसका जवाब हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे 4b, ए स्क्वायर बट्टा 4b, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, आपको इधर उधर देगा। देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर देना चाहिए था तो इसको बी एक्स स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ ए लिख दिया है, यहाँ सी लिखना है। तो आपको ध्यान देना इस चीज को कि जो एक्स स्क्वायर में गुणांक होता है वो आपका ए का वैल्यू होता है, जो एक्स में गुणांक होता है वो बी का वैल्यू होता है, और जो अचर रहता है वो सी का वैल्यू होता है। क्लियर। ये बात आपको गौर करके रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सर अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होगा।
तो क्या होगा, यानी कि यहां पे पी का वैल्यू आपको पूछ रहा है शायद, है ना, बिल्कुल। हाँ चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पी का वैल्यू यहां पे पूछ रहा है, यहां पे लिख लीजिए। तो पी का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना, पी का वैल्यू पूछ रहा है, कहला मूल बराबर है, तो मूल बराबर है, इसका मतलब डी बराबर 0 है। तो डी बराबर बताओ, हमने बताया था कि -4 ये बी स्क्वायर -4 AC बराबर 0, बी का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी के स्थान पे पी न है, तो माइनस पी का स्क्वायर -4 गुणे ए का स्थान पे क्या है 1 है, इंटू सी के स्थान पे 4 है। अब देखो पी माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 हो गया, यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 16 बराबर हो गया हम सभी का 0। अब यहाँ पे देखोगे तो पी स्क्वायर बराबर -16 है, जिसको पक्षांतरित करोगे हो जाएगा प्लस का 16, तो पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट का 16। अब रूट 16 को बाहर कीजिएगा, इसलिए पी बराबर हो जाए क्या चीज, प्लस माइनस का 4। अब प्लस माइनस का 4 जो होगा वो आपका राइट जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जवाब देना और बखूबी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो क्लास चल रही है ना, ये आपको अद्भुत चल रही है और आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाई जा रहा है और आपको सभी सब्जेक्ट को एक ही क्लास में आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। क्लियर, ये कितनी अद्भुत बात है आपके लिए। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। बाबू यहां से द्विघात समीकरण बताना है, फिर से यहां पे वही बात। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और यही ऑप्शन था और यही क्वेश्चन था जब यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन है, यहां बताओ। तो देखने से अगर पता करें हम लोग तो देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये देखो रूट में दिया है x, ये होगा नहीं। यहां पे x क्यूब दिया है, ये होगा नहीं। यहां पे बट्टे में x स्क्वायर दिया है, ये होगा नहीं। तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही देखने से पता चल रहा है। तो अब देख करके, अब तो आप देख करके भी बता सकते हैं। पीछे अगर आप लगातार क्लास देख रहे हैं, लाइव क्लास, उसमें हम जो बातें बोले हैं, जो समझाएं, इतने देर से बता रहे हैं। मात्र अभी 23 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े हैं हम लोग और हमने काफी सारी चीजें आपको बताई है। इतनी ज्यादा देर बोले हैं हम आपके लिए, क्योंकि क्यों बोले हैं, क्योंकि इसके आधार पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चेंज कर दे क्वेश्चन। और ऐसा देखिए लगभग 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से 10-15 ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका थोड़ा सा अंक चेंज करेगा वो, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज कराएगा कि आप कंफ्यूज होइए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्वेश्चन 2020 में ये भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार पूछा कौन है और एक बार पूछा कौन नहीं है। यहां से नहीं वाली पहचानिए कि यहां से कौन जो है वह द्विघात समीकरण हम लोग का नहीं है। 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बाबू। और एक बार देखिए, शेयर तो रुकना नहीं चाहिए बाबू, शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर कर देना है। देखो ध्यान से, अगर देखोगे यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे भी x क्यूब निकलेगा, तो कट जाएगा, फिर x स्क्वायर में पद आ जाएगा, यानी कि बहुपद हो जाएगा। ये x स्क्वायर वाला पद है और ये भी x स्क्वायर पद है, ये इधर से पक्षांतर होंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो x स्क्वायर पद में होगा, यानी कि ये भी बहुपद हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर पद वाला इसमें भी है और इसमें भी हम लोग का एक्स स्क्वायर वाला पद दिख रहा है, यानी कि हम लोग का द्विघात बहुपद ये द्विघात समीकरण ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे कह रहा है कि √2x कह रहा है, √2x कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 2x स्क्वायर तो दिया ही है, लेकिन √2x आप प्लस का 3 का स्क्वायर कर रहा है, तो जब इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं आएगा। क्या होगा, यह ax स्क्वायर प्लस bx के प्लस c के रूप का नहीं आएगा, क्योंकि अगर √2 का हम स्क्वायर करते हैं, √2 का x का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का यही ना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और x स्क्वायर होगा, यानी कि √2x स्क्वायर, इधर भी √2x, तो √2 से √2 तो कट जाएगा, √2 ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर पद गायब हो जाएगा। तो जब x स्क्वायर वाला पद गायब हो जाएगा तो बस आपका यही हो जाएगा, आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अब ये जानते हैं कि साइंस का यानी विज्ञान का जो 15 फरवरी के दिन परीक्षा होने वाली है उसके लिए कौन कौन सा जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पहले आपने गणित विषय के बारे में देखा क्वेश्चन, और बखूबी उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में छपेगा। और आइए हम लोग फटाफट से करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको ज्यादा समय न लेकर के आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत सबका क्वेश्चन बता देंगे। और लगातार आपको बता रहे हैं, यह क्लास आपकी चल रही है एक ही क्लास
में आपकी फाइनल रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपको पता उत्तर है तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है। क्वेश्चन 2018 में पूछ दिया गया था। अधातु पूछ रहा है तो बाबू अधातु कार्बन आपका एक क्या है, एक प्रकार का अधातु है। जैसे ही परीक्षा में आएगा एकदम तबाही मचा देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। बाबू 2019 में क्वेश्चन पूछल गई रहे उपधातु, तो उपधातु के अगर हमने बात करी सा तो जाओ यहां से जी दिया है, ये आपका उपधातु होता है। क्या है ऑप्शन आपका जो सी है ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से करते हैं, आपको बताते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप हो जाता है, यह क्यों किया जाता है। यह 2019 के एनुअल एग्जाम में भी और कंपार्टमेंटल एग्जाम दोनों बार क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। यानी कि उसका क्या होता है इसका राइट जवाब, क्योंकि वह टीन के अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। 2016 में क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक आपका एजी हो जाएगा। एजी क्या है, ये आपका सुचालक है। क्या है, इससे सोना, इसमें सोना जो है इसमें आपको विद्युत का प्रवाह करता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। 2019 और 2021 दोनों बार क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। यहाँ पे SV2 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बड़ी। अगला कि पीतल क्या है मेरे शेर, पीतल बताना है। 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। पीतल बाबू आपका एक मिश्र धातु होता है। पीतल कौन सा धातु है, मिश्र धातु है। ये किस किस धातु से मिलकर बना है ये आप नीचे कमेंट कर दीजिए, फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। 2015 में क्वेश्चन आयनिक यौगिक बाबू CaCO3 है, CaCO3 है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाबू ऑक्सीजन से संयोग कौन पदार्थ ना करेला, तो जौन गोल्ड बा सोना, इस सोना कबो भी ऑक्सीजन से संयोग ना करेला, यानी ऑप्शन हम सभी का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बाबू शुद्ध सोना के व्यक्त कल जाला कितना कैरेट में। 2014 में क्वेश्चन पूछल गए रहे और 2021 में भी पूछल गए रहे, ये बात याद रखना चाहिए प्रथम पाली में, ठीक बा। तो इसका जवाब हो गया 24 कैरेट में। कितना, 24 कैरेट में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए 24 कैरेट में। और बात किया जाए कि अगर सोना में मतलब कि गहना कितने बनाया जाता है, आभूषण, तो आभूषण 22 कैरेट के ही बनाए जाते हैं, ठीक ना, यानी 22 कैरेट से तो नीचे ही बना देते हैं लोग, ठीक ना। 24 कैरेट में कभी भी आपका आभूषण नहीं बन सकता, गहना नहीं बन सकता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। ये 2014, 2019, 2019 के एनिमल कंपार्टमेंटल सब में पूछा गया था क्वेश्चन। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। इसका जवाब होता है ब्रोमीन होता है। यह धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका कॉपर जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन से अधातु है। यह 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अधातु में यहाँ पे क्या है, पहले तो आपको नाम लिख करके दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको संकेत लिखा है। तो कार्बन सी को प्रदर्शित करते हैं, सी से, और सी आपका कार्बन जो होता है वो एक प्रकार का अधातु होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि कार्बन क्या है। तो अभी आपको हमने बताया कि कार्बन एक अधातु है। तो देखिए कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन एक ही है लेकिन कुछ तरह तरह से, पहले ऑप्शन को क्वेश्चन में बदल दिया जाता है, क्वेश्चन को ऑप्शन में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको सोचना और समझना नहीं है, आपको फटाफट से आपको जाकर के उसमें टिक करके अच्छे से आ जाना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क होता है। बक्साइट, तो बक्साइट जो होता है बाबू वह एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है मेरे शेर, तो एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन डी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, जो कि 2019 में पूछा गया। सबसे कम आपका गलनांक की बात करते हैं तो शायद सोडियम होता है, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी नंबर।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, धातु की प्रकृति कैसी होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है 2017 में, जब विद्युत धनायन होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, धनात्मक विद्युत धनायन होते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की यानी कि इसमें धारा की प्रवाह होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु को पतली परत चढ़ाई जाती है। 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका राइट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, पतली परत चढ़ाई जाती है। तो पतली परत चढ़ाई जाती है उसे हम लोग जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखे होंगे साइकिल के जो रिंग होती है, रिम, उस पे जिंक की परत चढ़ाई गई होती है। अगला प्रश्न, अगला है कि किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि पीओपी। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था एनुअल एग्जाम में, यानी कि फाइनल एग्जाम में। ये जिप्सम को, किसको, तो जिप्सम को, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय प्रशीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पे। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न फटाफट से करा देते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यह कैसी होती है। 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था और इसका राइट जवाब होगा कि यह चमकीली और उजला होता है। कैसा होता है, चमकीला और उजला होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि लौह यानी कि Fe की परमाणु संख्या क्या है। Fe की परमाणु संख्या क्या है ये आपको बताना है। 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया था और ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा जबरदस्त है कि रॉयल जल यानी कि एक्वारेज या किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, जो कि 2018 में क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी की क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का है 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो कि 2019 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका राइट जवाब होगा एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब ये रहा आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको सोशल साइंस, फिर हिंदी, फिर संस्कृत का क्वेश्चन बताएंगे काफी कम समय में, और देखिएगा कितनी जबरदस्त क्लास होगी। कह रहे कि जंग रोधी स्टील क्या है, इसी क्लास में मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। कह रहे कि जंग रोधी स्टील क्या है, आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका क्या है, आपका एक मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा साइंस का क्वेश्चन, और इसके बाद आप देखिए सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन। आइए देखते हैं और बताते हैं आपको कि इसका सही जो उत्तर होगा वह हम सभी का क्या होगा। बिल्कुल, आइए तो देखिए सोशल साइंस का क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस में कौन ऐसा अद्भुत क्वेश्चन है जो सीधे आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको मैथ साइंस का हमने ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। अब ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान। अब इसका हम 25 क्वेश्चन जानेंगे, फिर हिंदी का, फिर संस्कृत का। है ना कमाल, आपके लिए ये चौथा क्लास है और इसके पहले वाला क्लास नहीं देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी बता देते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था, और ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कंबोडिया। एकदम फटाफट करेंगे क्योंकि समय काफी कम है, आपके पास भी और मेरे पास भी। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी जो थे वो कौन थे। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। इसका जवाब होगा पुर्तगाली। आप हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की यदि हम बात करते हैं बाबू तो 1887 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि सर कोलेन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप देखो रहे हो कि आप इस तरीके से क्वेश्चन यानी कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, और आपको वैसे भी पता भी है कि हमें अंतिम समय, अंतिम घड़ी के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में जो आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, सीधे हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन बाबू पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे, ऑप्शन सी नंबर आपका
राइट जवाब होगा। अगले हम प्रश्न, वाट का मंदिर कहां स्थित है? बाबू अंकरवाट का जो मंदिर है यह आपसे बताता है कि कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम यह किसने लिखा था? कितनी अद्भुत क्वेश्चन आ रहा है, हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फान बोई चाउ ने किया था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, 1 मिनट लगा के लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिए, पूरे बिहार में फैलना चाहिए यह क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन कि वियतनाम में टोकिन बाबू 1907 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा कि 1907 ईस्वी में। अगला है जीनवा समझौता कब हुआ था? जीनवा समझौता, तो बाबू जीनवा समझौता जो भई रहे वो 1954 में भई रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया बैठे सी नंबर, ये सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि लियोग किचाओ कौन था? लियोग किचाओ जो था वह देखिए इसमें से कह रहा है चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी फ्रांसीसी क्रांति, ये कोई नहीं था इसमें से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो चिन मिन थे, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है और हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की, एकदम धमाल मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाबू इसके जो लेखक थे वह थे फान बोई चाओ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा प्रश्न हम सभी का, वियतनाम युद्ध की समाप्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई किस? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय बाबू हुई थी? तो याद करना कि निक्सन के समय में यह हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रट लो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है नहीं आता है, तो आप पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि क्या हम आपको पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आता है नहीं, तो देखिएगा कि हाँ सर बिल्कुल आता है आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। इसीलिए तो हमें अंतिम समय के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में जो आपको पढ़ाते हैं बताते हैं सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जेनवा समझौता किस वर्ष हुआ? बाबू जेनवा समझौता जो बाबू 1954 में हुआ था। कब? तो 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार छपा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अगला है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? बाबू हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन जो है वह चीन आपके हिंद चीन में शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है हम सभी का, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे बाबू? उसे कुलेन कहा जाता था। अभी आपको बताया थे, ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिंहनुक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहनुक कहां के शासक थे? तो बाबू ये शासक थे आपके कंबोडिया के। कहां के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला है अंकोरवाट का मंदिर कहां स्थित है? बाबू अंकोरवाट का मंदिर आप सभी को तो पता ही है कि कंबोडिया में ही स्थित है। अगला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम ऑफ द लाओस जो है वो आपने कितना लिखा था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि फान बोई चाओ ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो यह क्रांतिकारी और धार्मिक था, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी और धार्मिक हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में जो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि हनोई समझौता कब हुआ? जो हनोई समझौता हुआ था वो हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था 6 मार्च 1946 को। कब? तो 6 मार्च 1946 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है जल्दी जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। गजब का क्वेश्चन है ये, गजब का क्वेश्चन है। वो रसील था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस सोशल साइंस के अंतिम क्वेश्चन की और इसके बाद हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो था वह कौन था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था? निक्सन था, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मेरे बाबू। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, तो अब आएगा हिंदी, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन करके आपको इतना जबरदस्त आपको तैयारी कराया जा रहा है जो आपके सीधे एग्जाम में छप जाता है, सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में कौन सा अद्भुत अद्भुत क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत से हम क्या सीखे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था? तो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन तो सर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा भारत कहां बसता है? बाबू भारत कहां बसेला? भारत हमनी के गांव में बसेला। गांव में जौन आनंद मिलेला भारत के उहे सबसे जबरदस्त होला, उहे सबसे शानदार होला, यानी कि भारत जो है हमारे गांवों में ही बसता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है वह भारत से हम क्या सीखे के रचयिता हैं, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। हमसे तेजी से कोशिश किए जवाब देने की और कहीं ना कहीं आपके चैप्टर वाइज हम तैयारी करा रहे हैं। ये चौथा क्लास है आपके लिए, ये आपका चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास आपको दे दिया है, काफी अंतिम क्लास और काफी जबरदस्त और शानदार क्लास। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक की बात करता है तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है बाबू? मैक्स मूलर जी। कौन है? तो मैक्स मूलर जी है। ये याद करना, ये हिंदी में ये क्वेश्चन छपेगा। आप सोच रहे थे कि सर हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अंतिम समय में जो हम पढ़ा रहे हैं आप एकदम बखूबी आप उसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैक्स मूलर का जन्म कहां हुआ था मेरे बाबू? मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो याद करना जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हो गई? मैक्स मूलर की मृत्यु, यानी कि भारत हम क्या सीखे के लेखक है, उनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुई थी? 28 को। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम, तो बाबू मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति से संदर्भ परिपूर्ण देश किसको कहा है? कौन ऐसा देश है? तो बाबू वह हम सभी के देश जौन भारत देश बा वह सर्वविधा संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण देश बाटे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत को कहा था। ऑप्शन आपका सी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में वाल्काय में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे? कौन सी भाषा में? तो वह लैटिन भाषा में, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अद्भुत और शानदार जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? संस्कृत का। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा लिपजिंग विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन आपका होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर आपका सही का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर ने हिपोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? हिपोपदेश का भाषा कौन सी, ये किस में करवाया था? तो जर्मन में करवाया था, यानी ऑप्शन
सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल सूत्र किसे माना? तो मूल स्रोत जो है वो वैदिक तत्व ज्ञान को माना था, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषांतरण किसने कर दिया था? किसने कर दिया है? ये है भवानी शंकर त्रिवेदी, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा और सीधे एग्जाम में छपेगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता जल्दी से कर लो, क्योंकि वह समय वह घड़ी आ गई है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से, अपने ही कलमे से अपने भविष्य को लिखने की। अगला क्वेश्चन कह रहे कि विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वोदय संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण कहा है? ये तो हमने अभी बताया आपको कि हम सभी का देश भारत है। अगला है निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या होता है? ये तो बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है और इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा ये आप सभी को देना है। इसका सही जवाब होगा कि मानव शास्त्र होगा। क्या होगा? तो मानव शास्त्र होगा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? सबसे अहम है तो सबसे अहम संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है मेरे शेर? तो संस्कृत भाषा है। ये बात याद करके रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? कौन सी भाषा को कहा है? तो वो कहे थे हमारे संस्कृत भाषा को ही, ऑप्शन सी। अगला है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा, तो बाबू भारत के प्राचीनतम भाषा भी संस्कृत ही हटे, यानी ऑप्शन हमने के क्या हो जाई? सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाई। अगला प्रश्न हमने के कह रहल बाटे कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो इसका राइट जवाब होगा सर विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। अगला है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ये 2021 में भी क्वेश्चन को पूछा गया, दिया गया था। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन नंबरिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए नंबरिंग हम कभी कभी जो है बोल देते हैं, मतलब ऐसे ही टाइपिंग करते हैं, क्योंकि समय काफी ही कम है, ठीक ना, इसलिए। चलो तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? मानव विज्ञान हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स था, ये क्या था? ये क्या था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये था भारत का गवर्नर जनरल। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश बाबू वह सोने के प्राचीन कालीन एक सिक्का है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि हिंदी का 25 जबरदस्त क्वेश्चन, आपने मैथ, सोशल साइंस, हिंदी का क्वेश्चन देख लिया। अब आइए बात करते हैं हम लोग संस्कृत का कि कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है। और आज जो होगा वो हम लोग अपने आप में जो आलस का था है और जो आपके अंदर आलसपन बैठा हुआ है उसको दूर भी आपको करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे बातें करेंगे जो आपका आलसपन भी दूर हो जाए और आप जल्दी से अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आइए जानते हैं अब संस्कृत का, क्योंकि यह वही क्लास है जिससे बच्चे टॉपर बनते हैं, जो सबसे शानदार रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि ये चौथा क्लास है। इसी तरीके के 8-10 क्लास हम करा देते हैं, बस आप देख लेते हैं और आप जाकर के परीक्षा में एकदम तबाही कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा ही, वह रामबाण आपको अंतिम में भी देते हैं, जब परीक्षा स्टार्ट होता है उसके पहले भी देते हैं। तो तैयार रहिएगा और आपको तैयार रहना ही है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका संस्कृत का आ चुका है कि अलस कथा पाठ कुतः संकलितः। जो अलस कथा पाठ है वो किससे संकलित है? तो है पुरुष परीक्षार्थ, यानी कि पुरुष परीक्षा से यह संकलित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे शेर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहे कि अलस कथा पाठस्य लेखका का, यानी कि अलस कथा पाठ के लेखक बाबू की हटे तो विद्यापति ही, यानी कि विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मिथिलायाम मंत्री कह, यानी कि मिथिला के मंत्री कौन है? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, यानी कि वीरेश्वर हैं। अगला है मैथिली कवि कवि कह आसीत, यानी कि मैथिली कवि जो है वह कौन थे? तो वह है विद्यापति ही, ऑप्शन आपका सी नंबर। यही सभी प्रश्न तो संस्कृत में एकदम छप जाते हैं, यही सभी प्रश्न तो संस्कृत में आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि करुणकम बिना केशाम गति नासित,
करुणकाम बिना किसाम गति नासित। इसका जवाब होगा कि अलशाम बिना, यानी कि अलस जिसके अंदर आया समझोगे वो बर्बाद हो गया। क्लियर? तो सबके अंदर ये ठंडी का वैसे मौसम भी चल रहा है और ठंडी के मौसम में सबको आलस होता है, लेकिन आलस को आपको दूर करना है और आपको परीक्षा में जाकर के एकदम आपको धमाल मचाना ही मचाना है। बिल्कुल आलस को दूर करना है और परीक्षा में जाकर के आपको धमाल मचाना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? इस पे तो क्लिक हो रहा है। हाँ चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्रैव कति पुरुषः शुप्तः। इसका राइट जवाब होगा कि चत्वारः, यानी कि कितने पुरुष थे? 4 पुरुष थे। अलशयाम कथयाम कश्य वहंतम वर्णितम अस्ति। तो क्लियर, इसका जवाब जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां से कह रहा है कि अश्याम कथ्याम कस्य महत्तम वर्णा अस्ति। इसका जवाब हो जाएगा कि मानव गुणयाम, यानी कि मानव गुण से भरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय आसित। रिक्त स्थान का भरना है। यहाँ पे विद्यापति जो है लोकप्रिय जो थे वो किस चीज में थे? तो आपको मैथिली में थे। मैथिली कवि, ऑप्शन बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीतिकारः आलस्यालयम मन्यते। रिक्त स्थान को भरना है, यानी ये खाली स्थान पूछा जाएगा तो हो जाएगा रिपुहु। क्या हो जाएगा? रिपुहु, यानी ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि आसित मिथिलयाम डैश नाम मंत्री। आसित मिथिलयाम डैश नाम मंत्री, तो वो थे कौन? बृहस्वर नाम। बृहस्वर जो मंत्री थे वो कौन थे? बृहस्वर, यानी कि बृहस्वर नाम। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सबको पता है कि विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी। अलस कथा पाठ कहां से संकलित है बाबू? अलस कथा जो पाठ है वो कहां से संकलित है? तो अलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा से संकलित है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा प्रश्न कि बृहस्वर कौन था? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बृहस्वर कौन था? तो बृहस्वर बाबू वह मिथिला का मंत्री था। अगला है मिथिला का मंत्री कौन था? वही बृहस्वर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो बस आप कहानी बस पढ़ लिए होंगे संस्कृत का, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला मैथिली भाषा के कवि कौन है? 2021 में प्रश्न पूछा गया है। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। मैथिल लोक कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध थे? तो आपका ऑप्शन विद्यापति ही प्रसिद्ध थे। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलसियों को अपने अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो बृहस्वर। आलसी पुरुष कितने थे? यार सबको पता है कि 4 आलसी थे। कितने आलसी थे? तो 4 आलसी थे। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर, ये नीचे चला गया, सी नंबर होगा। 4 आलसी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को भोजन बृहस्वर कराया करते थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस जो है वो नष्ट कर देता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि बृहस्वर नाम का मंत्री कहां रहता था? तब बाबू बृहस्वर नाम का मंत्री जो है वो मिथिला में ही रहता था। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला करुणको, यानी कि दयालुओं के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो देखो दयालुओं के बिना अगर हम बात करते हैं तो आलसियों की गति नहीं होती है। ऑप्शन डी नंबर। 23 नंबर, अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी? 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तब बाबू आलसियों की जांच करने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि वाकई में आलसी कौन है। तो वह आलसी कौन थे, वह उसकी मतलब किस लिए, तो उसको परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। अलसाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी लोग थे वो तो भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वह आखिरकार वह पकड़े गए। अगला, अलसाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो अलसाला में जब आग लगाया गया तो 4 जो लोग थे वह नहीं भागे थे। ऑप्शन आपका सी नंबर। इस तरीके से आपने देखा पूरे मैथ
साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी का सबका जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। तो आपको पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर में आने के बाद से आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो मेरा एक ऐप आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में यह इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, हम ओपन पे क्लिक करते हैं, आप भी ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके जैसा इंस्टॉल कीजिएगा आपके सामने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहां से आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको जो हमने आपको पीडीएफ दिखाया और जो पढ़ा रहे थे उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे मिलेगा बिहार बोर्ड न्यूज जो लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो ये मेरा वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वीवीआई वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड, या तो आप यहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ी सी नीचे जाना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहां देखिए थोड़ी सी नीचे जैसे ही जाइएगा तो आपको मिलेगा क्लास 10 वायरल क्वेश्चन 2023 पीडीएफ डाउनलोड। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पोस्ट ओपन होगा और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। जैसे कि आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। क्लियर? आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में यह पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो चाहिए, जैसे कि मैथ का वीडियो चाहिए, साइंस का वीडियो चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, सबका वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है। वीडियो आप देख सकते हैं, तैयारी अपना जबरदस्त कर सकते हैं। अगली चीज कि आपको यहाँ पे जो भी मॉडल पेपर चाहिए, आप मॉडल पेपर यहाँ से आकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फटाफट से सबको बता दीजिए कि इस तरीके से आप जो है अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरा और तरीका बता देते हैं, आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। दो तरीका बता देते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं डीएलएस एजुकेशन, आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। गूगल में सर्च करें तो क्लियर, नहीं तो आप ऐप के माध्यम से आप आ सकते हैं और यहां पे आपको मिलेगा तो आप इस पे क्लिक करके या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी नीचे चले जाइएगा। अगर आपको वो नहीं दिखता है तो यहां पे आपको मिलेगा क्लास 10 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 पीडीएफ डाउनलोड। आप इस पे क्लिक करके आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मतलब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे फिर से यहाँ पे देख सकते हैं वही वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक ना, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए। तो गूगल से आसान रहता है, गूगल से कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर को भी डाउनलोड से आप ऐप मेरा डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना, और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ओके, शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह फैलना चाहिए और सबको यह वीडियो दिखा दो कि अब वो समय व घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से, अपने ही कलमों से अपने भविष्य को लिखने की। जबरदस्त लिखिएगा। कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर हमसे पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप हमसे नहीं कहिएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत और समस्या कहां हो रही है। फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।